तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यानी प्रखर ट्रू क्राइम में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके वीडियोस को, इस पूरे चैनल को देख लिया है। यानी 1 मिलियन की जो व्यूअरशिप है वो पूरी हो गई है और उसकी तरफ से एक अचीवमेंट के रूप में यूट्यूब से एक सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से आया। जब आया तो एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस चैनल को मैंने जीरो से शुरू किया था, 1000-2000 व्यूज़ के लिए रोता रहता था, परेशान रहता था, सब्सक्राइबर करने को बोलता था, आज देखते ही देखते आप लोगों ने 10 लाख के पार पहुंचा दिया। और ऐसा नहीं है कि अकेली ये मेरी मेहनत है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने इतने अच्छे वीडियोस डाल दिए हैं या फिर ऐसी कहानी आपके सामने ला दी है, ऐसे अंदाज में सुना दी है कि आप सब्सक्राइब करने को या फिर देखने को मजबूर हो गए। सच कहूँ तो जितनी कमियां मेरे वीडियोस में थी, जिस हिसाब से मैंने अपने आप को देखा पहले की वीडियोस में, किसी वीडियो में कीड़ा बोल रहा है, किसी में कुछ आवाज़ आ रही, कहीं पे बर्तन खड़कने की आवाज़, कहीं डीजे के साउंड्स, बोलने का तरीका भी ऐसा कि मानो किस गंवार को उठा के बैठा दिया है कहानी सुनाने। इसके बावजूद भी हर वीडियो को आप लोगों ने देखा। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद पहले वीडियो से मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे विशाल खान जी हों और 1-2 लोग और हैं जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इस तरह से मुझे सहारा है, इस तरह से सपोर्ट किया है कि आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, ये अकेले अपनी मेहनत या फिर अपने डेडिकेशन पे नहीं, बल्कि जिस हिसाब से गलती होने के बाद भी आपने सपोर्ट किया, हर बार गिर के खड़ा कराया, ये उसका नतीजा है। तो शायद इस अचीवमेंट का जो असली हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। मेरी तो महज 2-4 घंटे की मेहनत होती है, बाकी पूरे 24 घंटे आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो सोचा कि आज इस मामले में आपसे खुल के, दिल खोल के बोल सकूँ। अब ये तो रही एक बात, अब उसके लिए आते हैं जिसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसलिए आप मुझे देखते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी अब तक सुनाई गई सारी कहानियों में सबसे अलग है। आए दिन मैं अवैध संबंध, खूनी साजिश, ये सारी चीज़ें सुनाता हूँ। आए दिन किसी न किसी के अवैध संबंध में किसी न किसी का कत्ल होता है। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो कातिल था या फिर जिसने कत्ल किया, वो न जाने कितने महीनों से कत्ल करने की बाकायदा जिसका कत्ल करना है उसके घर पे आके प्रैक्टिस करता है, उसी की गन से प्रैक्टिस करता है, सारी चीज़ें उस चेक करता है। यहाँ तक कि जब उसके दिमाग में कत्ल का आइडिया आया था तो उसने कभी गन पकड़ी भी नहीं थी। जिसका कत्ल करना था उसी के घर पे आता है, महीनों तक उसकी गन से उसी को कत्ल करने की प्रैक्टिस करता है और फाइनली फिर उसी का कत्ल कर देता है। कत्ल ऐसा हुआ था कि कत्ल लगता भी नहीं है, लेकिन पुलिस ने जिस हिसाब से इस मामले में काम किया, वो भी आगे जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप हैरान भी हो जाएंगे कि पुलिस भी इस तरीके से आज भी काम करती है। आज की कहानी गाज़ियाबाद की है, गाज़ियाबाद के नंदग्राम की है और इसी नंदग्राम में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल गाज़ियाबाद की कहानी बताऊं उससे पहले चलते हैं मेरठ की तरफ। और मेरठ में एक कस्बा लगता है फलाबाद। फलाबाद कस्बे में एक कपिल कुमार अपने परिवार के साथ, परिवार में उनके माँ बाप, बाकी लोग, जैसे आम परिवार होता है ठीक उसी हिसाब से उनका भी परिवार था। अपने परिवार में रहते हैं। अब चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, ज़्यादा हाथों में कौशल भी नहीं था, तो मेहनत मजदूरी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, घर का जो लालन पालन है वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और शादी वगैरह भी हो गई थी, तो पत्नी का भी खर्चा, अपना भी खर्चा, तब उन्हें लगता है कि ऐसे मेरठ में रह के शायद गुजारा करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जितने पैसे आते हैं तो परिवार में लोग भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से बट जाते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं, पति पत्नी रहेंगे, अपना जो भी कमाएंगे खाएंगे, घर का खर्चा चलेगा। अब ये बात जैसे ही कपिल कुमार सोचते हैं, पत्नी से डिस्कस करते हैं, तो पत्नी भी तुरंत कहती है कि अच्छा सही कह रहे हैं आप, यहाँ से चलते हैं, चूँकि यहाँ पे रहने का ज़्यादा कोई मतलब दिख नहीं रहा है। अब मियाँ बीवी जब राजी हो जाते हैं तो बाकी परिवार वाले भी कर क्या सकते थे। दोनों लोग वहाँ से निकलते हैं, आते हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में नंदग्राम पहुँचते हैं। अब चूँकि रहना था तो किराए का मकान वगैरह भी लेना था, लिहाजा वे किराए के मकान के लिए घूमते रहते हैं।
थोड़ा वक्त गुजरता है और एक कुंदन रावत, इनके घर का एक फ्लोर खाली था। इन्हें भी किसी की ज़रूरत थी जो घर पे रहे, किराया भी मिलेगा और इसी बहाने घर की थोड़ी सी रखवाली भी हो जाएगी। लिहाजा कुंदन रावत से जब कपिल मिलता है तो कुंदन रावत भी फ़ौरन अपना जो कमरा है वो इसे किराए पे दे देते हैं। अब किराए पे कमरा मिल गया, रहने को संसाधन हो गया। अब बारी आती है रोज़ी रोटी की। अब रोज़ी रोटी के लिए ज़्यादा इसके पास कोई और सिस्टम था नहीं, ज़्यादा कुछ कला भी नहीं थी इसके हाथों में। लिहाजा एक पिकअप लेता है डीसीएम और उसी को चलाने लगता है। अब आए दिन ये दूर दूर तक जाता, किसी की सब्जी पहुंचानी होती, किसी का कोई और चीज़ पहुंचाना होता। सारी चीज़ें दिन भर लोड करता, लोड करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाता। जो भी पैसे मिलते लाके अपनी पत्नी को देता। देने के बाद पत्नी उसी पैसे से पूरा घर चलाती। सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक चल रही थी, परिवार में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो महंगाई भी बढ़ी और सारी चीज़ें भी बढ़ी। थोड़ा बहुत अब ये परेशान भी रहने लगा पैसों को लेके, आर्थिक तंगी भी आने लगी। कभी कभार घर पे भी ये फ़ोन करके कहता कि पैसों की तंगी है, घर का खर्च चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिसका भाड़ा लेके जाते हैं कभी कभार पूरा पैसा मिलता है, कभी कभार पूरा पैसा नहीं मिलता। घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो कपिल को समझाते हैं कि देखो, जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा से उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोषम परम सुखम। बहरहाल जब परिवार वाले समझाते तो कपिल में भी थोड़ी बहुत हिम्मत आती। अगले दिन फिर अपनी उस डीसीएम को लेकर निकलता है। निकलने के बाद फिर उसी हिसाब से काम करता। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर आ जाता है 2 मार्च साल 2023, यानी आज से 18 दिन पहले। 2 मार्च को सारी चीज़ें ठीक थी। कपिल घर पे आता है, पत्नी भी घर पे ही थी। कपिल खाना खाता है, खाना खाने के बाद पत्नी दूध देती है, दूध पीता है, पीने के बाद सो जाता है। पत्नी भी सो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उठता है, उठने के बाद पत्नी दूसरी जगह सो जाती है या दूसरी जगह सो जाता है। सारी चीज़ें एज़ यूजुअल चल रही थी। लेकिन इसी बीच रात को लगभग 3 से 4 बजे अचानक से किसी धमाके की आवाज़ आती है। अब धमाके की आवाज़ आई तो आसपास के सारे लोग उठे। आस पड़ोसी जो थे, चाहे वो कुंदन रावत जिनके घर में वो रह रहे थे, चाहे आसपास के जितने लोग थे, सारे लोग उठते हैं। उठने के बाद उस घर की तरफ झांकते हैं कि क्या हुआ। घर के अंदर से जो कपिल की पत्नी शिवानी है वो रोती पीटती हुई घर के बाहर आती है। आने के बाद अब जब वो रो रही है, घर से धमाका हुआ है, तो सारे लोग बदहवास कि क्या हुआ। इधर उसकी जो पत्नी शिवानी थी वो भी बदहवास, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, बस रो रही है। अब सबको लगा कि क्या हो गया, ऐसी कौन सी आवाज़ थी, घर में कोई हादसा तो नहीं हो गया। बहरहाल सारे लोग एकदम से घर के अंदर भागते हैं और जैसे ही अंदर झांकते हैं तो अंदर का जो मंजर था वो एकदम भयानक था। बिस्तर पे खून बह रहा था और ये खून कपिल कुमार की खोपड़ी से निकल रहा था। बगल में उसका तमंचा पड़ा हुआ था, तमंचा फायर हुआ था, गोली सर में लगी थी और कपिल की वही मौत हो गई थी। अब ये चीज़ जैसे ही सारे लोग देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस आती है, बॉडी को कब्ज़े में लेती है। लेने के बाद पूछताछ की जाती है पत्नी से कि क्या हुआ। देखने में मामला बिल्कुल सिंपल सा था कि जो कपिल है उसने सुसाइड कर लिया है, चूँकि गन भी मौके से बरामद हुई। उस पर जो फिंगरप्रिंट लग रहे थे, देखने में ऐसा लग रहा था कि कपिल की ही है और कोई घर में आया नहीं था। पत्नी भी रो रही थी, ऐसा कोई था नहीं जिसको पत्नी ने देखा हो। तो सबको लग रहा था कि मामला सुसाइड का है, लेकिन अब सुसाइड का कारण क्या है ये भी जानना था। तो यही जानने के लिए जो पुलिस वाले थे वो पत्नी से पूछते हैं कि अच्छा चलो सुसाइड किया तो सुसाइड का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि मामला अगर क्लोज़ करना है तो कुछ तो लिखना होगा। पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी बताती है कि जो मेरे पति कपिल थे वो पैसों को लेके बहुत परेशान थे, ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहे थे। इधर घर का भाड़ा देना और बाकी खाने पीने का खर्च निकालना, बाकी और भी दुनियादारी के जितने खर्च हैं, कुछ पैसे घर भेजना, तो इस बात को लेके बहुत परेशान थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से ऐसे ही कदम को उठाएंगे, वरना मैं उनसे अलग ही नहीं सोचती। मैं तो अलग सो रही थी, अचानक से आवाज़ हुई तो मैं चिल्लाई, तो फिर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर ये सारी चीज़ जो आपके सामने है ये सारी चीज़ें हुई।
पत्नी इतना बता रही है, बताने के बाद बेचारी फूट फूट के रो रही है। पुलिस वाले भी उसको ढांढस बंधा रहे हैं कि एक यही तो कमाने वाला था, वो भी न कमाने की वजह से मर गया। तो इस पत्नी का अभी उम्र ज़्यादा है नहीं, 37-38 साल उम्र है, जीवन बाकी कैसे गुजरेगा। अब आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस वाले उस पूरे कमरे में जो भी चीज़ें थी, जिन पे खून लगा हुआ था, जिन पे वो सारी चीज़ें थी, उनको उठाते हैं। पुलिस को भी लग रहा था कि चलते हैं पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो कराना ज़रूरी है। उसके बाद जो बॉडी होगी फैमिली के सुपुर्द कर देंगे और मामला रफा दफा है, ज़्यादा कुछ बड़ा मैटर है नहीं। पुलिस वाले इसी उम्मीद में बॉडी को लेके जाते हैं पोस्टमार्टम करवाने, और बाकी चीज़ें कोई ज़्यादा मतलब थी नहीं तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, 1-2 दिन बीतता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उस केस के ऑफिसर थे उनके सामने आती है, तब इस रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस वालों का माथा अचानक से चकरा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी चीज़ें तो वही लिखी थी जो क्राइम सीन पे दिख रहा था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अलग लिखी हुई थी। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यही लिखा था कि मरने की जो वजह है वो गोली ही है। जिस रेंज से वहाँ पे दिख रहा था उसी रेंज से गोली भी मारी गई है। जिस गन से वहाँ पे सबूत मिला था उसी गन से मारी गई है। सारी चीज़ें वही थी, लेकिन बस एक अंतर था। ये जो मरने वाला कपिल कुमार था वो राइट हैंड से काम करता था, और जिस साइड तमंचा पड़ा हुआ था और जिस साइड से गोली लगी थी वो लेफ्ट साइड था। यानी लेफ्ट साइड से गोली लगी थी, राइट साइड से गोली निकल गई थी, जबकि जो मरने वाला है वो राइट हैंड से काम करता है। अब पुलिस वाले जब ये बात देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी जो सारे काम राइट हैंड से करता है वो अपना गन अपनी ही खोपड़ी पे लेफ्ट हैंड से क्यों रखेगा। क्योंकि जो जिसका बेस्ट हैंड होता है आदमी सारे काम उसी से करता है। और गन वगैरह तो ऐसे भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं, खासकर जब अवैध असलहा हो तो ऐसे मामलों में तो और मुश्किल होती है उसको फायर करने में, उसकी जो ट्रिगर होता है उसको दबाने में, उसको लोड करने में। तो लेफ्ट हैंड से तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक है अब इस मामले पे गहराता है कि ये जो मामला है सुसाइड का तो नहीं लग रहा। अब पुलिस वाले वापस से आते हैं और अब पूरे केस को एक नई दिशा में छानबीन करते हैं। पहले ये मामला उन्हें सुसाइड का लग रहा था, लेकिन अब जो छानबीन हो रही थी अब ये कत्ल के इरादे से हो रही थी। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को भागते हुए देखा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा संदिग्ध हो जिसे आपने देखा हो। अब हर जगह पूछताछ की जा रही है, हर जगह से यही जवाब आ रहा कि कोई ऐसा नहीं था कि जो भागा हो। पुलिस की जो थ्योरी कह रही थी उस हिसाब से कि अगर राइट हैंड का आदमी है तो गन भी राइट हैंड से फायर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से क्यों हुई है। आसपास के लोग थे कि उन्होंने किसी को भागते हुए नहीं देखा, उन्होंने बस उसकी पत्नी की रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो वो लोग आए। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ बात नहीं बन रही, तभी उनकी निगाह पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पे जाती है। अब उन्हें लगता है कि चलो एक बार कैमरा भी खंगाल लेते हैं, हो सकता है कि कुछ मिल जाए, कुछ चीज़ें वहाँ से मिल जाएं। लिहाजा पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के लिए उस घर की फ़ोटोज़ को मंगाते हैं। फ़ोटोज़ मंगाते हैं, बारीकी से सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। 1 घंटे पहले से लेके 1 घंटे बाद तक सारी फ़ोटोज़ देखी जानी थी। जैसे ही फायर की आवाज़ उस फोटो वीडियो के माध्यम से आती है, उसी के 5 मिनट बाद उस घर से कोई शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। अब अंधेरा था तो इतना तो पक्का नहीं हो पाया कि भागने वाला कौन है, लेकिन ज़रूर ऐसा कोई था जो भागा हो। अब इससे भी थोड़ा पहले करके देखा जाता है, वीडियो रिवाइंड करके, तब यहाँ पे एक बड़ी संदिग्ध चीज़ दिखाई दी। दरअसल जो शख्स गोली मारने आया था वो शख्स जब गेट पे पहुंचता है तो घर का ही कोई ऐसा सदस्य था जिसने गेट खोला हो, यानी कोई ऐसा है जिसने फैमिलियर एंट्री की, उसके बाद ये मर्डर हुआ। अब घर में टोटल 2 लोग, एक आदमी जिसका कत्ल हो चुका है, अगर उसने गेट खोला तब भी पत्नी को भनक होनी चाहिए थी, और दूसरी बची पत्नी। यानी दोनों ही सूरत हाल में जो पत्नी शिवानी है उसे ज़रूर पता होना चाहिए कि घर में किसने आया, किसने एंट्री ली, या फिर कौन आके गोली मार के गया। शिवानी तो कह रही थी कि मामला आत्महत्या का है। अब पुलिस वालों को सारा मामला एकदम क्लियर हो जाता है। पुलिस वाले शिवानी को उठाते हैं, फ़ौरन पूछते हैं कि वो कौन था जो आया था।
शिवानी इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर वही बात थी कि ना तो शिवानी कोई पेशेवर क्रिमिनल थी, ना ही ऐसे मामलों का उसे अनुभव था, ना ही जिस हिसाब से पुलिस पूछते हैं, अगर कोई बहुत जहीन दिमाग की नहीं है तो पुलिस की पूछताछ में टिक नहीं पाता। शिवानी फौरन कहती है कि वो बगल का ही अंकुश प्रजापति था। पुलिस वाले अंकुश को भी उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं, लाने के बाद अब पूरी कहानी पूछते हैं। अब ये दोनों सामने बैठे हैं टेबल पे और अपनी कहानी बता रहे हैं। दरअसल जब शिवानी अपने पति के साथ आती है, आने के बाद पति आए दिन जब ट्रक चलाता, अपना जो पिकअप था उसको चलाता, वापस लौट के आता। अब शिवानी अभी ज़्यादा उम्र हुई नहीं थी, अभी जवान थी। कोई भी बात कहती तो दिन भर का ये थका रहता, आए दिन झगड़ा करता, मार पीट देता। अब शिवानी की जो इच्छाएं थी, जो खुशियाँ उसे मिलनी चाहिए थी कायदे से, शिवानी को मिल ही नहीं रही थी। शिवानी मन मार के अपना घर में रहती है, बाकी ज़िंदगी सोच लेती है कि इस हिसाब से जीना है, जो कुछ नसीब में था वो आ चुका है। लेकिन इसी बीच शिवानी की मोबाइल का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। अब रिचार्ज ख़त्म होता है तो इसे रिचार्ज कराना था। पति से पैसे लेती है, कहती है कि रिचार्ज करा देना, तो पति कहता है कि रिचार्ज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करो पैसे ले लो, तुम जाके करा लो, दिन भर घर पे ही रहती हो। अब शिवानी पैसे लेती है, लेने के बाद रिचार्ज के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो निकलने के बाद जो बगल की दुकान थी वहाँ पे जाती है और रिचार्ज करने को बोलती है। रिचार्ज करने को बोलती है और यही जो अंकुर प्रजापति था, ये दुकान इसी अंकुर की थी। रिचार्ज करने को बोलती है। अब अंकुश जो था वो रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने के दौरान दोनों में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, बातचीत होती है, बात एक दूसरों को दोनों को अच्छी लग जाती है। अब दोनों में एक तरह से दोस्ती भी हो जाती है। जो ये शिवानी थी लगभग आधे घंटे तक उसी दुकान पे खड़े होके अंकुश से बात करती है। अब आमतौर पे कस्टमर भी आते रहते हैं। तब अंकुश कहता है कि काम करो, नंबर अपना दे दो, मैं फ़ोन करूँगा, अभी यहाँ से जाओ नहीं तो लोग आ रहे हैं, तरह तरह की बातें होंगी। शिवानी भी वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है। बात धीरे धीरे प्यार में बदलती है। अब इधर अंकुश था कि शिवानी को प्यार कर रहा है, उधर पत्नी जो है वो पति से लड़ रही है, यानी एक तरफ तकरार हो रही है, एक तरफ प्यार हो रहा है। तो जो शिवानी का रुझान था वो धीरे धीरे अपने पति को छोड़ के इस अंकुश की तरफ होने लगा। अंकुश की उम्र महज 33 साल, जवान था, तो इसको अंकुश के साथ अपना फ्यूचर भी दिखने लगा। अब अंकुश के साथ इसे फ्यूचर भी दिख रहा है। कपिल है कि जब तक वो रहेगा अंकुश के साथ ये सेटल नहीं हो सकती। तब इसके दिमाग में आता है कि काम करते हैं, कपिल को मार देते हैं। अब आइडिया तो आ चुका था, मन में ख्याल आ चुका था, लेकिन अब मारना कैसे है ये सोचने वाली बात थी। लिहाजा अब ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि काम करते हैं, इस मर्डर को अगर किसी भी तरीके से हमने किया तो जाहिर सी बात है हम लोग फंसेंगे। मर्डर होगा तो पुलिस कातिल को ढूंढेगी, यानी कुछ ऐसा करना जिससे ये मर्डर कभी मर्डर लगे ही ना। अब ये प्लान बनता है, तभी जो शिवानी थी उसके दिमाग में आता है कि मेरे पति के पास तो एक तमंचा है, लेकिन अब तमंचा जो है वो पति के पास है, मर्डर उसके बॉयफ्रेंड उसके आशिक को करना है, तो ये मर्डर होगा कैसे। अब यहीं से मर्डर करने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो जो शिवानी है वो अंकुश से पूछती है कि क्या तुम्हें गन चलानी आती है या नहीं। अब अंकुश 33 साल का बिल्कुल इनोसेंट था आदमी, उसे ज़्यादा पता नहीं था। वो कहता है कि कभी मैंने गन तो छुई ही नहीं। तब शिवानी कहती है कि मेरे घर पे एक तमंचा है, तुम मेरे घर पे आया करो, इसी बहाने हम तुम मिल भी लेंगे, इसी बहाने मैं तुम्हें तमंचे के बारे में पूरी बात बता दूंगी। अब शिवानी आए दिन कपिल को मारने के लिए अंकुश को ट्रेनिंग देती है। अंकुश घर पे आता है, उस तमंचे को खोलता है, कभी गन पे गोली चढ़ाता है, कभी लोड करता है, कॉक करता है, बिना गोली के फायर करता है, सारी चीज़ें करता है। बेसिकली जो भी एक मोटा मोटी किसी तमंचे के बारे में ज्ञान होना चाहिए वो सारा ज्ञान अंकुश को ये शिवानी देती है। जो कुछ शिवानी को नहीं पता होता वो कपिल से खुद पूछ लेती कि ऐसा कैसे होता है। पत्नी पूछ रही है तो पति भी बेचारा बड़े उत्साह के साथ बताता है अपनी अचीवमेंट समझ के कि किसी गन के बारे में मैं कितना जानता हूँ। अब उसे नहीं पता था कि ये सारी पूछताछ उसी के कत्ल के लिए हो रही है। अब सारी चीज़ें चलती रही, प्लान बन गया, और जब शिवानी को लग जाता है कि जो अंकुश है अब ये तमंचा चलाने में निपुण हो गया,
तब 2 तारीख को शिवानी रात में इसको फ़ोन करती है अंकुश को। अंकुश आता है, ये गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद इसको अंदर बुलाती है। अंदर जाता है और ये रात में ही सोते टाइम जो दूध दिया था इसने कपिल को, उसमें इसने नींद की गोली मिला दी थी। अब कपिल नींद की गोली की वजह से गहरी नींद में सोया हुआ। ये चुपचाप से जाती है, अंकुश को इशारा करती है। अंकुश उसका तमंचा उसके तकिए के नीचे से निकालता है। निकालने के बाद उसकी कनपटी पे रखता है, एकदम सटा के, और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है फ़ौरन तमंचा वहाँ पे छोड़ता है, अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाता है। उसके फिंगरप्रिंट यानी उसके पंजे को उसमें टच करवाता है, वहाँ से भाग जाता है और फ़ौरन जो शिवानी थी 2 मिनट रुक के चीखने चिल्लाने लगती है। अब पड़ोसी जो थे वो तो पहले धमाके की आवाज़ पे थोड़ा सा शांत रहते, लेकिन जब शिवानी चीखती चिल्लाती है तब उसके बाद आते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो अंकुश था उसे भागने का मौका मिल गया था। कायदे से उसे भागना भी नहीं था, महज भीड़ में मिल के वापस लौट के आना था। इन्होंने प्लान तो बड़ा बखूबी बनाया, लेकिन बस एक गलती कर दी, और शायद ये गोली उन्होंने लेफ़्ट से न मार के राइट से मारी होती तो ये मामला भी आत्महत्या के रूप में देखा जाता और हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मामले होते हैं बस किस्मत से सुलझ जाते हैं। कई ऐसे मामले ऐसे होते हैं जो महज कातिल की बदकिस्मती या फिर पुलिस की अच्छी किस्मत की वजह से सामने आ जाते हैं, वरना ये मामला भी बिल्कुल ओपन एंड शट हो जाता और फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो जाता। तो फिलहाल ये तो रही पूरी कहानी। अभी 2-3 दिन पहले इस मामले का खुलासा हुआ है, तो अभी ज़्यादा अपडेट इसमें आई नहीं है। अगर आएगी आप लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। और कल का मेरा एक सवाल था कि जब भी हवाई जहाज़ की बात होती है तो एक नाम आता है राइट ब्रदर्स, जिन्होंने 1903 में हवाई जहाज़ बनाया, उसे उड़ाया, लोगों के सामने दिखाया। अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने आती है तो फिर हिंदुस्तानियों को एक चीज़ याद आती है कि ऐसी चीज़ तो हमारे देश में कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब इसको लेके जब कौतूहल मचती है, फिर ये खोजा जाता है कि वो कौन था जिसने पहला हवाई जहाज़ बनाया। तो एक नाम निकल के सामने आता है, शिवकर बापूजी तलपड़े, जिन्होंने 1895 में ही एक मानव रहित हवाई जहाज़ बनाया और उसी मुंबई के बीच पे उड़ाया। बेसिकली जो शिवकर बापूजी तलपड़े थे आर्ट्स के टीचर थे, संस्कृत के विद्वान भी थे, लेकिन इसी बीच उनको जो हवाई जहाज़ का विज्ञान होता है, जो हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में है, जिसे विमान का क्या कहा जाता है एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं रहा और मैं बिना जानकारी के बोलना नहीं चाह, विमान शास्त्र, माफ़ कीजिएगा, याद आ गया। विमान शास्त्र का जो कुछ ज्ञान था उस हिसाब से उन्होंने बनाया और बाकायदे उड़ाया। लेकिन हम लोगों की जो एक सभ्यता रही है कि हर चीज़ को हम लोग लिखने से ज़्यादा याद करना, कंठस्थ करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, तो हिसाब से उन्होंने कोई लिखा नहीं, कोई पेटेंट नहीं करवाया, और यहीं से उनको ये तमगा हासिल नहीं हुआ। और उन्हीं का देखा देखी, चूँकि ये मेरा नहीं कई लोगों का मानना है, 7-8 साल बाद जो राइट ब्रदर्स थे, बेसिकली ये 2 भाई थे, इन्होंने बनाया और बना के जब उड़ाया उसी कॉन्सेप्ट पे, और उड़ाने के साथ साथ इन्होंने अपना पेटेंट करवा लिया। तो जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे भारत का जो इतिहास है कितना गौरवशाली है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दीपक जी हैं नेपाल से, धर्मेंद्र जी हैं, तबरेज खान जी हैं, मुजीब अंसारी जी हैं, निशा बोरा जी हैं, रंजीत महतो जी हैं, और एक सनातनी संस्कृत नाम से हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप जवाब दिया करें तो अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर लिख दिया करें, ताकि जब मैं आपका नाम लूँ तो आपको भी क्लियर हो कि आपका ही नाम ले रहा हूँ। और आज का सवाल ये है कि आपने जब भी किसी पावर ऑन ऑफ का बटन देखा होगा तो उस बटन में कुछ ऐसी आकृति दिखती है जिसमें एक ओ होता है, ओ के बीच में एक डंडा होता है। हर पावर बटन पे ये निशान ज़रूर बना होता है। तो इस निशान का मतलब क्या है असली में? वैसे तो कई मायने इसके निकल के सामने आते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है, अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल अब मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसे ही मज़ेदार कहानी और ऐसे ही देश दुनिया की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं 200 वीडियोस पहले पूरे होते हैं या 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वो तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहेंगे तो करा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है वो भी बहुत है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा है।
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।